हेलो एवरीवन, मैं दीप चैटर्जी स्वागत करता हूं आप सभी को आपके प्यारे यूट्यूब चैनल चैटर्जीज एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का 5th लेक्चर लेके आए हैं क्लास 10th के लिए। तो चलिए देख लेते हैं, हम लोग शुरू करते हैं इस चीज़ को। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जो पहला टॉपिक है हम लोग का वो है रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन था एक, और एक था रिडक्शन रिएक्शन। तो किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा था और किसी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा था। पर ऐसा कोई भी अगर आप लोगों को रिएक्शन मिल जाए जिसमें ऑक्सीडेशन और दोनों का दोनों एक ही टाइम पे हो जाए, तो वैसा इक्वेशन को, मतलब जो कॉम्बिनेशन हो का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन? क्योंकि रिडक्शन के रेड को लिए हैं और ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्स लिए हैं। तो इस रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब दोनों साथ में हो जाए तो रेड ऑक्स रिएक्शन बोलते हैं उसको। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। चलिए देख लेते हैं इसको। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि एनी रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज व्हाट? रिडक्शन रिएक्शन। इसको मैं लिखा नहीं रहा हूँ, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, आप लोग इतना अक्लमंद हो चुके हैं। चलिए देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। तो ये है कुछ एग्जाम्पल, ये है एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कि कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 साइड है ये, प्लस हाइड्रोजन गिव्स Cu प्लस H2O। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज करके कॉपर बना लिया है, मतलब लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है? रेड्यूस्ड टू Cu, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे एक रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब यहाँ पे रिड्यूस टू Cu बन जा रहा है। लूज ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब इस पूरे रिएक्शन को हम लोग एक रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं। पर H2 गैस यहाँ पे H2O बन जा रहा है, मतलब गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मतलब इस पूरे रिएक्शन को हम लोग फिर से ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। जब वो दोनों हो तो क्या बोलते हैं उसको? रिडॉक्स रिएक्शन। तो एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में ये होता है जिसमें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों क्या हो? साइमल्टेनियसली हो, एक साथ हो। तो यहाँ पे कौन कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट किसके लिए और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके लिए, वो लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है ये इसका रिडक्शन हो रहा है, ये रिड्यूस हो जा रहा है किसमें? Cu में। वही लिखा हुआ है CuO, रिड्यूस टू कॉपर। H2 जो है H2 ये ऑक्सीजन गेन कर ले रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वही लिखा हुआ है H2 ऑक्सीडाइज टू H2O। सही बात है। अब यहाँ पे जो H2 दिख रहा है आप लोगों को, H2 या ये वाला H2, ये क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है बाय लूजिंग ऑक्सीजन। ये कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है बाय लूजिंग व्हाट? ऑक्सीजन। किसके वजह से लूज कर रहा है ऑक्सीजन? हाइड्रोजन के वजह से। इसलिए हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर हुम? फॉर कॉपर ऑक्साइड। हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है किसके वजह से? कॉपर ऑक्साइड के वजह से। मतलब हाइड्रोजन जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है कॉपर ऑक्साइड की वजह से, इसलिए कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन वाटर में बदल रहा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट या फिर उतार लीजिए जल्दी से, पॉज करके इतना पार्ट को, फिर ये पार्ट को भी उतार लीजिए जल्दी से। हो गया? दैट्स इट। ओके। तो दोस्तों हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोरोजन। ये एक एग्जाम्पल है किसका? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही, जो कि डे टू डे लाइफ में हम लोग देख सकते हैं। कोरोजन एक एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। ये क्या होता है कि कोई भी मेटल में अगर हम लोग उस मेटल को एयर में और मॉइस्चर में एक्सपोज कर देंगे, अब हम लोग रख देंगे कोई भी मेटल को, तो बाहर में ऑब्वियस सा बात है कि उसमें एयर, बाहर में एयर होगा, मॉइस्चर होगा ही होगा, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता ही है और एयर तो होता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो जब कोई भी मेटल का सरफेस एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो वो उस मेटल का सरफेस में मेटल ऑक्साइड बन जाता है, मतलब उस मेटल के सरफेस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है। और जब उस मेटल का मेटल ऑक्साइड बन जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि मेटल कोरोड कर गया या फिर मेटल का कोरोजन हो गया है। तो इसमें डेफिनेशन कुछ इस तरह से हम लोग बुकिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि इट इज़ द स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स बाय एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देयर सरफेस। अब यहाँ पे स्लो ईटिंग अप क्यों बोला है? क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब मेटल का सरफेस ऑक्साइड लेयर बना लेता है तो वो उसमें उस लेयर को धीरे धीरे मतलब पतला हो जाता है, वो धीरे धीरे एक्सपोज टू एटमोसफेयर हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, मतलब वो एक मेटल अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाता है, ऑक्साइड फॉर्म में।
तो वही लिखा हुआ है नोट पे, यहाँ पे वो लिख लीजिएगा आप लोग कि ड्यूरिंग कोरोजन द प्योर मेटल चेंजेस टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म दैट इज ऑक्साइड फॉर्म। तो इसी कोरोजन हर एक मेटल में होता है, तो हम लोग बोलते हैं कोरोजन हुआ। किसी भी मेटल सरफेस का ऑक्सीडेशन हो जाए, मतलब वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं कोरोजन। पर यही कोरोजन जब आयरन में हो तब उसी कोरोजन को हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि जंग, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रस्टिंग। तो जो जंग लग जाता है या फिर आयरन में, लोहा में जो जंग लगता है या फिर रस्टिंग हो जाता है, तो एक्चुअली मिडल सरफेस जो आयरन होता है उसका फर्स्ट लेयर सरफेस मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और वो धीरे धीरे इटेड अप हो जाता है, मतलब वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अगर हम लोग किसी भी आयरन सरफेस को, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द वर्ल्ड इन दिस यूनिवर्स, मतलब ज़्यादातर चीज़ आयरन से लोहा से बना हुआ होता ही होता है, पर उसको अगर हम लोग बाहर में छोड़ दिया जाए पानी वानी में, और मॉइस्चर तो होता ही है बिना बारिश का भी, तो वो धीरे धीरे वो आयरन क्या हो जाता है, जंग लग के ख़त्म हो जाता है। पर वो एक अनवांटेड चीज़ है, मतलब वो नहीं होना चाहिए पर वो होता है। तो ये एक ऐसा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो कि अनवांटेड है और इसका प्रिवेंशन ज़रूरी है, इसको रोकना ज़रूरी है। तो कैसे रोकेंगे वो सब भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कोरोजन का कुछ एग्जांपल दूसरे मेटल्स के साथ क्या क्या होता है। तो इसको आप लोग सबसे पहले पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, और अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आप लोग का मन हो आप लोगों कीजिए। मैं मिटा रहा हूँ उसको। हो गया, ओके। तो ये रहा हम लोग का कुछ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन, जो कि है पहला फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम। जब एल्यूमिनियम को हम लोग ऑक्सीजन और मॉइस्चर, मतलब अगर कोई एल्यूमिनियम है उसको अगर हम लोग ऑक्सीजन और मॉइस्चर मतलब एक तरह का H2E है, इसमें रख दे, एल्यूमिनियम को एक्सपोज कर दे एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में क्या होगा, ऑक्सीजन मतलब हवा, और ये मॉइस्चर मतलब पानी, हवा पानी होगा एल्यूमिनियम में, और एल्यूमिनियम क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Al2O3 में, जो कि है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यही वजह है कि एल्यूमिनियम कभी रस्ट जंग नहीं खाता, क्योंकि उसका जो ये लेयर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर, उसका परत बन जाता है उसके सरफेस में, और वो फर्दर अनरिएक्टिव हो जाता है हवा और पानी से। इसलिए जो हम लोग का ज़्यादातर यूटेंसिल्स होता है, बहुत सारा यूटेंसिल्स जिसको रफ़ यूज़ के लिए हम लोग यूज़ करना चाहते हैं बाहर में, उसको एल्यूमिनियम से ही बनाया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का सरफेस एक बार बस ऑक्साइड फॉर्म करता है और ये बस उसके बाद एक सील्ड के जैसा काम करता है। सील्ड मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर के जैसा काम करता है, फर्दर रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ। उससे क्या होता है कि ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता है, तो ये बहुत दिनों तक चलता है, ठीक है, मतलब मोर फिजिबल है ये एल्यूमिनियम। बाकी चीज़ों के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर किसी और मेटल का बात करें हम लोग, तो उसका जो ऑक्साइड लेयर होता है वो सील्ड के जैसा काम नहीं करता है, वो और फर्दर कोरोड होते रहता है। पर एल्यूमिनियम एक बार सरफेस में हो जाता है उसके बाद सील्ड के जैसा काम करता है। दूसरा एग्जांपल में हम लोग आते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर मेटल ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर किसी सिल्वर मेटल के ऊपर हाइड्रोजन सल्फाइड रख दें तो वो सिल्वर मेटल ख़राब हो जाता है, टार्निश हो जाता है, ठीक है। ये भी एक कोरोजन का ही एग्जांपल है। जो थर्ड एग्जांपल है हम लोग का वो है आयरन यूटेंसिल्स में अगर हम लोग मॉइस्चर, कहाँ गया थर्ड एग्जांपल, ये देखिए कि फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन लेयर। ये एक्चुअली रेडिश ब्राउन लेयर रस्ट का बात कर रहा है कि जब फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन लेयर ऑन सरफेस ऑफ आयरन यूटेंसिल्स, तो आयरन यूटेंसिल्स को अगर हम लोग मॉइस्चर में या फिर वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसमें आयरन ऑक्साइड बनेगा, Fe2O3.XH2O बनेगा, जो कि हम लोग फर्दर देखते हैं। उसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन लेयर। ये भी एक तरह का कोरोजन है। पर इस कोरोजन को जब आयरन यूटेंसिल्स, मतलब आयरन के केस में कोरोजन जब भी होता है तो उसको कोरोजन नहीं बोलते, हम लोग एक स्पेशल नाम से बोलते हैं। क्या है वो, रस्टिंग। तो चलिए समझते हैं इस रस्टिंग को। उससे पहले आप लोग को नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो रस्टिंग क्या है दोस्तों, रस्टिंग है कोरोजन इन केस ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। इसका केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होता है एक्चुअली वो देख लेते हैं। ये है आयरन, आप लोगों को पता है ये Fe आयरन है। इसको अगर हम लोग रिएक्ट कर देंगे, रिएक्ट करवा देंगे ऑक्सीजन और H2O के साथ, जो कि ये टोटल क्या है, मॉइस्चर है। तो मॉइस्चर को रिएक्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस रख देते हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में ये दोनों ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन और H2O। इस दोनों को मिला के ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉइस्चर बोलते हैं। और हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, हवा पानी बोलते हैं। मतलब मैं ही बोलता हूँ ऐसा, हवा पानी। मतलब आयरन को अगर हवा पानी के साथ रिएक्ट करा देंगे तो वो क्या बना देता है, ये रस्ट बना देता है, यही रस्ट है। तो Fe2O3.XH2O, अब यहाँ पे X कुछ भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना भी नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितना नंबर ऑफ मोल्स का यहाँ पे मॉइस्चर लिया गया है या फिर आयरन लिया गया है, ठीक है। तो यही एक्चुअली क्या है, यही एक्चुअली रस्ट का फॉर्मूला है। रस्ट को हम लोग केमिकली इस तरह से दिखाते हैं, Fe2O3.XH2। पर रस्ट इसका
कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है आपका, इसका केमिकल नेम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। बोलिए मेरे साथ, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्योंकि आप लोग भूल जाइएगा इसको, Fe2O3.XH2O रस्ट बोलते हैं, पर रस्ट इसका कॉमन नेम है, पर इसको केमिकली हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड। क्यों हाइड्रेटेड? क्योंकि यहाँ पर XH2O है। जब भी ऐसे .XH2O वाला मिले वो हाइड्रेटेड से ही स्टार्ट होगा उसका नाम, और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 के लिए। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट रस्टिंग। बस इतना ही रस्टिंग में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद कुछ नोबल मेटल्स के बारे में पढ़ना है हम लोग को, कि ऐसा कोई मेटल्स है जो रिएक्ट करता ही नहीं मॉइस्चर के साथ, मतलब वो कोरोजन होता ही नहीं हो सबका। तो जैसे कि उसमें से दो एग्जांपल है किसका? गोल्ड और सिल्वर का। गोल्ड और सिल्वर नोबल मेटल्स हैं। नोबल मेटल्स का मतलब जो कोरोड ना करे विथ कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर। तो नोबल मेटल गोल्ड और सिल्वर है, गोल्ड एंड सिल्वर, इसको आप लोग को याद रखना है साथ में, कि गोल्ड और सिल्वर क्या है? नोबल मेटल्स है। नोबल मेटल्स ये क्या होता है? ये रिएक्ट नहीं करता है मॉइस्चर के साथ, मतलब कोरोजन नहीं होता है इस पर। ये सब क्या करता है? कोरोड नहीं करता, डू नॉट कोरोड, डू नॉट कोरोड। ठीक, ये लोग कोरोड नहीं करता है ऑन कॉन्टैक्ट विद व्हाट? मॉइस्चर। मॉइस्चर इसका कुछ नहीं उखाड़ सकता है, मतलब गोल्ड और सिल्वर का मॉइस्चर कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये लोग नोबल मेटल्स है, ये लोग स्टेबल है। ठीक है, तो तुम भी इसकी तरह बनो और मिटाओ मैं इसको। ओके, तो रस्टिंग अनवांटेड रिएक्शन है, इसलिए हम लोग को इसको प्रिवेंट करना है, इसको रोकना है होने से, क्योंकि ये इकोनॉमिकल लॉस है एक तरह से। अगर आप कुछ खरीदते हैं सामान लोहा का और उसको कुछ देर के लिए बाहर रखते हैं, वो ख़त्म हो जाता है, रस्ट बन के वो ख़त्म ही हो जाता है पूरा पूरी, तो एक तरह का आपका लॉस है वो। तो उसको बचाना है। कैसे बचाते हैं? तो हम लोग का जो लोहा का कुछ कुछ डोर्स होता है उसको हम लोग पेंट करते हैं, कोई कोई को गैल्वनाइज किया जाता है। तो इस सब के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग को रोकने के लिए क्या क्या उपाय लगाया गया है। तो इसका दो उपाय है एक्चुअली, मतलब मेनली कैटेगराइज इनटू टू उपाय। वो क्या है? नॉन मेटेलिक कोटिंग और एक मेटेलिक कोटिंग। मतलब उसके सरफेस को हम लोग कोट कर देते हैं, मतलब उस सरफेस को हम लोग कवर कर देते हैं। किससे? या तो मेटेलिक कोटिंग करते हैं, उसको मेटल से कोट कर देते हैं, या तो नॉन मेटेलिक कोटिंग करते हैं। अब इससे क्या होता है कि अगर सरफेस को ही कोट कर देंगे तो उसका सरफेस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, और रिएक्ट ही नहीं करेगा तो ऑक्साइड फॉर्म बनेगा ही नहीं, रस्टिंग होगा ही नहीं, और आपका सामान लोहा का बच जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग पहले नॉन मेटेलिक कोटिंग कैसे कैसे होता है। आप लोग को ऑलरेडी पता है, बस एक बार आप लोगों को देखना कि अरे ये था नॉन मेटेलिक कोटिंग, तो ऐसा वाला फीलिंग आएगा। चलिए देख लेते हैं। तो जो पहला है वो है पेंटिंग। पता था, ये तो आप लोगों को पता ही है कि नॉन मेटेलिक, तो नॉन मेटेलिक में पेंटिंग आता है। तो अगर हम लोग आयरन डोर्स को या फिर आयरन विंडोज़ को पेंट कर देंगे, पेंटिंग मतलब वो वाला पेंटिंग नहीं जो आर्टिस्ट लोग करता है, वो नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग एनेमल पेंटिंग विथ एनेमल पेंट्स। एनेमल पेंट्स, ठीक है, एनेमल पेंट्स जो आप लोगों के लोहा में काम आता है, लोहा में पेंटिंग करने में काम आता है, उसको बोलते हैं हम लोग एनेमल पेंट्स। तो इसको कहाँ करते हैं? आयरन डोर्स या फिर आयरन विंडोज़ में, आयरन डोर्स में, या फिर आयरन का कोई भी आर्टिकल्स में हम लोग लिख देते हैं, आयरन आर्टिकल्स, यूटेंसिल्स, ETC वगैरह में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नॉन मेटेलिक कोटिंग में ही आता है। ठीक है, नंबर बी में हम लोग करते हैं इनैमलिंग। तो दूसरा है इनैमलिंग। इनैमलिंग भी एक तरह का पेंटिंग ही है, बस उसमें कोटिंग लेयर होता है वो बहुत ही थिक होता है। जैसे कि आप लोग रेफ्रिजरेटर में देखे होंगे कि एक जो बहुत पुराना रेफ्रिजरेटर है उसका जो पेंट है वो बहुत मोटा मोटा उससे निकल जाता है लेयर्स, वो एक्चुअली इनैमलिंग होता है। तो ये एक्चुअली यूज़ किया जाता है बड़े ज़्यादा महंगे सामान्स में, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स में, या फिर और किस में यूज़ किया कर सकते हैं हम लोग, बाकी बहुत सारी चीज़ में यूज़ करते हैं हम लोग। एक एग्जांपल लेते हैं, रेफ्रिजरेटर्स। नंबर सी में जो नॉन मेटेलिक कोटिंग में आता है वो है कोटिंग विथ, या फिर बोल सकते हैं ऑयल या फिर ग्रीजिंग करके, ऑयल लगा सकते हैं या फिर ग्रीजिंग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पेंट नहीं है, आपका बजट लो है और आप अपना डोर, लोहा का खिड़की या फिर दरवाजे को बचाना चाहते हैं, तो आप लोग ऑयलिंग उसका कर सकते हैं या फिर ग्रीजिंग कर सकते हैं, ग्रीज उसके ऊपर लगा सकते हैं। पर ये सब चीज़ एक्चुअली डोर्स में नहीं करते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स में करते हैं। मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में जो मैकेनिकल पार्ट्स होता है उसको हम लोग ग्रीजिंग करते हैं या फिर ऑयल्स, उसमें कुछ ऑयल डाल देते हैं। उससे क्या होता है, उसमें रस्टिंग होने से बच जाता है, क्योंकि पेंटिंग उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा और पेंटिंग क्या करेगा ना, उसका काम को भी हिंडर कर देगा, उसको काम के आड़े आ जाएगा। इसलिए हम लोग ऑयल से या फिर ग्रीसिंग करते हैं। तो किससे करते हैं एक्चुअली हम लोग? मशीनरी पार्ट्स का,
मशीनरी पार्ट्स इन इंडस्ट्रीज़ एक्चुअली, मशीनरी पार्ट्स। अब इसका एक अलग ही दुनिया है। ऑयल्स बहुत तरह का मिलता है जिसका विस्कोसिटी अलग अलग, ऑयल्स का विस्कोसिटी अलग अलग होता है, कैसा मशीन का पार्ट है उस हिसाब से हम लोग ऑयल लेते हैं। ग्रीजिंग का भी अलग अलग कैटेगरीज होता है, जैसे AP3 का ग्रीजिंग होता है, बहुत सारा ग्रीज होता है। उस ग्रीस को हम लोग मशीन पार्ट के हिसाब से हिसाब से अलग अलग यूज़ करते हैं, जो आप लोग को एक्चुअली पता चलेगा अगर आप लोग किसी इंडस्ट्रियल विजिट में जाएंगे तो ही। और जो चौथा एक हम लोग बोल सकते हैं वो है प्लास्टिक कोटिंग। प्लास्टिक कोटिंग करते हैं हम लोग आयरन का ही फर्नीचर्स में। प्लास्टिक कोटिंग करते हैं किस में करते हैं? आयरन के फर्नीचर्स वगैरह में। जो फर्नीचर होता है उसमें हम लोग मतलब आयरन के फर्नीचर्स में हम लोग प्लास्टिक का कोटिंग कर देते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर से कोई फ़र्क ना पड़े। और भी है जिसमें हम लोग लेड ऑक्साइड पेंट का यूज, रेड लेड ऑक्साइड या फिर पेंट या फिर हम लोग बोल सकते हैं टार यूज़ करते हैं। वैसे वैसे बहुत सारा है, हम लोग बस 4 ही जानते हैं अभी। टार का भी यूज़ करते हैं हम लोग शिप और ब्रिजेस के लिए, मतलब जैसे कि बड़ा बड़ा शिप है, जहाज़ है, उसमें भी हम लोग नीचे लगाते हैं, वो टार लगता है एक्चुअली। या फिर रेड लेड ऑक्साइड लगता है। पर रहने दीजिए, अभी 4 ही हम लोग जानते हैं नॉन मेटालिक कोटिंग के लिए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि हम लोग का मेन टाइप है मेटालिक कोटिंग पे। हो गया? ओके, तो आते हैं मेटालिक कोटिंग में। नंबर 2 मेटालिक कोटिंग। मेटालिक कोटिंग में भी आप लोगों को लगभग पता है, एक तो सबको पता होगा गैल्वेनाइजिंग मेटालिक कोटिंग। तो इसका जो फर्स्ट वाला है वो है गैल्वेनाइजिंग। ऑब्वियसली गैल्वेनाइजिंग ये एक्चुअली क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग जिंक का लेयर बैठाते हैं, जिंक कोटिंग बोलते हैं इसको। जब किसी भी आयरन के यूटेंसिल में या फिर बड़े बड़े बिल्डिंग्स में अगर हम लोग उसमें जिंक का कोटिंग का एक लेयर डाल देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग कर दिए हैं। ये एक्चुअली कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि बड़ा बड़ा बकेट्स में या फिर टब्स में या फिर रूफ का शेड में। ठीक है। नंबर बी है मेटालिक कोटिंग में टीन प्लेटिंग। हम लोग टीन लगा देते हैं ऊपर। अब ये सब कैसे करते हैं, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर है, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोल के एक टॉपिक है, उसके मदद से सब करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का वीडियो एक्चुअली डेडिकेटेड वीडियो इस चैनल में भी है, आप लोग जाके देख सकते हैं। जो मेरा फर्स्ट वीडियो था आई थिंक वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का ही था, क्लास 10th के लिए। तो ये टीन प्लेटिंग है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी टीन बॉक्सेस में, फ्रूट बॉक्सेस में, कोई बड़ा बड़ा बॉक्सेस हो टीन का, उसमें हम लोग टीन का कोटिंग कर देते हैं, अंदर लोहा रहता है। ठीक है। नंबर सी में हम लोग करते हैं क्या, ये दोनों तो हो गया, एक इसमें जिंक का यूज़ होता है, इसमें टीन का यूज़ होता है। दूसरा जो है उसमें हम लोग निकल और क्रोमियम का यूज़ करते हैं, मतलब कोट करते हैं। इसमें जैसे कोट करते हैं जिंक से कोटिंग करते हैं, इसमें कोटिंग करते हैं टीन से। तो दूसरा हम लोग कोटिंग करते हैं निकल और क्रोमियम से। तो लिखते हैं डायरेक्टली लिखते हैं इसको बाई कोटिंग विथ निकल एंड क्रोमियम। निकल को हम लोग Ni से डिनोट करते हैं एंड क्रोमियम को Cr से, क्रोमियम को हम लोग Cr से डिनोट करते हैं। तो निकल और क्रोमियम को हम लोग कोटिंग करते हैं कैसे, इलेक्ट्रोलाइटिकली, जैसे हम लोग बताएं अभी थोड़ा देर पहले, इलेक्ट्रोलिटिकली। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से फिर से एक बार पढ़ेंगे। अगर आप लोग को ज़्यादा जानने की ज़रूरत है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत डिटेल्स के साथ मैंने बताया है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे करते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग करेंगे फॉर्मिंग ऑफ उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एलॉय को फॉर्म कर देते हैं, मतलब उसको एलॉय में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्टिंग इनटू एलॉय बना देते हैं हम लोग। आप लोग लिख दीजिएगा कन्वर्टिंग इनटू एलॉय या फिर लिख दिया बाय फॉर्मिंग एलॉय। क्या, जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं सर्जरी करने के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसको हम लोग क्या करते हैं ना, एलॉय बना देते हैं। लोहा में रखते ही नहीं, प्योर मेटल में रखते ही नहीं, उसमें हम लोग कुछ और मेटल्स का मिक्सचर बना देते हैं ताकि वो रस्ट ना हो, मतलब वो मॉइस्चर से रिएक्ट करे ही ना। ठीक है। उसके बाद एक एल्यूमिनियम पेंट भी आता है, उसको भी यूज़ करते हैं हम लोग। ये में लिख सकते हैं एल्यूमिनियम पेंटिंग एक तरह का पेंट होता है जिसमें हम लोग मेटल पेंट यूज़ करते हैं, इसलिए इसमें मेटालिक कोटिंग में आता है। ये प्लास्टिक पेंट नहीं है, ये एल्यूमिनियम पेंट है, इसलिए इसको मेटालिक पेंट बोलते हैं। ये एक्चुअली आयरन फर्नीचर्स में यूज़ होता है, आयरन ब्रिजेस में यूज़ होता है, जनरली आयरन ब्रिजेस में यूज़ होता है, आयरन ब्रिजेस में यूज़ होता है ये। दैट्स इट अबाउट मेटालिक कोटिंग। यही 2 मेथड था हम लोगों का प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के लिए। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। हो गया क्या? ओके। उसके बाद हम लोग के पास आता है एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रस्टिंग एंड बर्निंग।
मतलब जलने में और रस्टिंग होने में क्या डिफरेंसेस है वो देख लेते हैं। तो चलते हैं डिफरेंस देखने के लिए, रस्टिंग और बर्निंग के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली। अब कंपैरिजन में क्या डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। तो रस्टिंग एक स्लो प्रोसेस है, पहला जो डिफरेंस है ये एक स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस। और ये कैसा प्रोसेस है, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये फास्ट है, फास्ट प्रोसेस है। बर्निंग जल्दी जल्दी हो जाता है, रस्टिंग बहुत दिनों तक होता है। किसी भी लोहा को अब आज रख दीजिएगा तो 5 मिनट बाद वो रस्ट होकर पिघल नहीं जाएगा, मतलब पिघलने का मतलब है ख़राब नहीं हो जाएगा। और स्लो प्रोसेस है, मतलब कम से कम आपको सप्ताह भर, 2 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना टाइम देना होगा उस पूरा लोहा को ख़त्म होने में, और ज़्यादा हो सके तो। उसके बाद इसमें क्या होता है, रस्टिंग में स्लो राइज इन टेम्परेचर होता है। मतलब जो राइज इन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर वो स्लो होता है। टेम्परेचर राइज तो होता है पर स्लो होता है। बर्निंग में क्या होता है, फास्ट राइज इन टेम्परेचर। मतलब जो राइज इन टेम्परेचर होता है वो सडन राइज होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं सडन राइज इन टेम्परेचर। ये दूसरा पॉइंट है हम लोगों का, दूसरा डिफरेंस है दोनों के बीच में। थर्ड डिफरेंस जो हम लोग बोल सकते हैं दोनों के बीच में, रस्टिंग और बर्निंग के बीच में, वो है कि ये रस्टिंग जो है वो बस आयरन के केस में होता है। इट ओनली अकर्स, इट कैन ओनली अकर्स इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ आयरन, और किसी के केस में नहीं। एफ ही लिखा मैंने। थर्ड इसका जो थर्ड है ये किसके लिए होता है, बर्निंग। तो बर्निंग ऑलमोस्ट सभी सब्सटेंस के लिए होता है, मतलब बहुत सारे सब्सटेंस के लिए, ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंस बर्निंग सब सब्सटेंस के लिए लगभग पॉसिबल है, ठीक है। फोर्थ नंबर हम लोग कह सकते हैं रस्टिंग का और बर्निंग का डिफरेंस में कि इसको रस्टिंग होने के लिए हम लोग को ऑक्सीजन भी चाहिए, साथ में वाटर भी चाहिए। इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन प्लस वाटर या फिर मॉइस्चर, ठीक है। पर बर्निंग के लिए बस क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वाटर नहीं चाहिए इसके लिए। मतलब H2O नॉट रिक्वायर्ड है इसमें, नॉट रिक्वायर्ड। पर इसमें ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड, H2O भी रिक्वायर्ड। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, एग्जाम में आप लोग ऐसे टिक मार्क मत कर दीजिएगा। आप लोग लिखिएगा कि रस्टिंग रिक्वायर्स ऑक्सीजन एज वेल एज मॉइस्चर, बट बर्निंग रिक्वायर्स ओनली ऑक्सीजन एंड नो मॉइस्चर। मतलब इट रिक्वायर्स ओनली ऑक्सीजन, बस इतना में लिखिए तो चल जाएगा। फिफ्थ पॉइंट हम लोग कह सकते हैं क्या, फिफ्थ पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो हीट इवॉल्व होता है वो बहुत ही स्लो रेट में होता है। रस्टिंग के केस में जो हीट इवॉल्व होता है, हीट का जो इवोल्यूशन होता है, इवॉल्व होता है, हीट इवॉल्व, वो बहुत ही स्लोअर रेट में होता है, स्लो। और इसमें जो हीट इवॉल्व होता है वो तो आप लोगों को पता ही है कि कितना फास्ट, कितना रैपिड होता है। हीट इवॉल्व जो होता है वो रैपिड होता है, ठीक है। उसके बाद जो सिक्स्थ पॉइंट हम लोग इसमें कह सकते हैं कि ये हर एक टेम्परेचर, रस्टिंग जो है कोई भी टेम्परेचर में परफॉर्म किया जा सकता है, हो सकता है। पर बर्निंग जो है वो किसी भी सब्सटेंस का, उस सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है। अब मान लीजिए लोहा ले लीजिए और आप एक गोल्ड ले लीजिए, क्या दोनों सेम टेम्परेचर पे बर्न करेगा? नहीं, दोनों का बर्निंग टेम्परेचर अलग अलग होगा। वो डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर, जलने वाला टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो सिक्स्थ पॉइंट हम लोग कह सकते हैं इसका क्या, सिक्स्थ पॉइंट कह सकते हैं कि इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, ये कह सकते हैं। और इसका सिक्स पॉइंट बोल सकते हैं क्या, वेरीज, इट डिपेंड्स ऑन इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर पे ये डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, सुनिए। इट डिपेंड्स अपॉन इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। दैट्स इट ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग एंड बर्निंग। अभी हम लोग देखते हैं कुछ सिमिलैरिटीज़ बिटवीन रस्टिंग एंड बर्निंग। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन करिए सबसे पहले, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट डाउन कीजिएगा, जो कि बाद कभी नहीं आएगा, वो पड़ा रहेगा आपका स्क्रीनशॉट अभी हमेशा मोबाइल में ही। बढ़िया है कि आप लोग अपना खुद का नोट्स बनाइए, साथ में सही रहेगा, कॉपी में रहेगा, आप लोग रिवीजन करने का मन भी करेगा। अगर स्क्रीनशॉट रहेगा तो कभी उसको कॉपी में उतारने का मन भी नहीं करेगा। दैट्स इट, हो गया। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए अगर हो सके तो। और अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिए, टाइप कीजिए। मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर करूँगा कमेंट बॉक्स में ही, नहीं तो अगर बहुत बड़ा डाउट रहेगा तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूँगा। और या फिर जो नंबर यहाँ पे आपका दिया हुआ है 7004 वाला, उस पर अभी आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर फ़ोन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए कुछ सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं रस्टिंग और बर्निंग का। तो अभी तक हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया रस्टिंग और बर्निंग का, अभी हम लोग सिमिलैरिटीज़ देखेंगे कि क्या दोनों में क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ है।
बिल्कुल है। दोनों को क्या चाहिए होने के लिए? दोनों को ऑक्सीजन चाहिए। तो पहला जो सिमिलरिटी है, बोथ रिक्वायर्स क्या? बोथ रिक्वायर्स ऑक्सीजन। दोनों को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ये तो ह्यूमन बींग के साथ, हम लोग के साथ भी सिमिलरिटी है, हम लोग को भी ऑक्सीजन चाहिए। चलिए, तो दूसरा है हम लोग का कि दोनों जो बनता है फाइनल में बर्न होके भी ऑक्साइड बनाता है, रस्टिंग में भी रस्ट होके भी ऑक्साइड बनाता है। तो बोथ बोथ बिकम्स या फिर बोथ प्रोड्यूसेस, वर्ड बोथ बिकम्स या फिर बोथ प्रोड्यूसेस, हम लोग सकते हैं क्या? ऑक्साइड्स। दोनों ऑक्साइड्स बनाता है, ऑक्साइड्स। दोनों ऑक्साइड बनाता है, दोनों को ऑक्सीजन चाहिए। उसके बाद बोथ इन्वॉल्व अ केमिकल चेंज, दोनों एक केमिकल चेंज है। सॉरी, दोनों क्या है? केमिकल चेंज है। बोथ आर केमिकल चेंज। कोई भी बस फिजिकल चेंज नहीं है। बर्निंग इज ऑल्सो केमिकल चेंज, रस्टिंग इज ऑल्सो केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज बचपन में आप लोग पढ़ चुके हैं। और दोनों क्या करता है? हीट एनर्जी इवॉल्व करता है। बोथ इवॉल्व्स हीट एनर्जी। अब डिफरेंस में कौन ज़्यादा करता है, कौन जल्दी करता है, कौन स्लो स्लो करता है, वो डिफरेंस का बात है। पर हीट एनर्जी दोनों रिलीज़ करता है। तो इवॉल्व्स हीट एनर्जी, बोथ इवॉल्व्स व्हाट? हीट एनर्जी। बोथ बोथ लगा लीजिएगा, यहाँ पे भी बोथ, यहाँ पे भी बोथ। तो दीज आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन रस्टिंग एंड बर्निंग। इसके अलावा हम लोग को और सिमिलरिटीज़ नहीं जानना है। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़। बढ़ते हैं हम लोग का लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि है रैंसिडिटी। उससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। चलिए, रैंसिडिटी जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है ये? तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे मेटल्स का, कि कोई भी मेटल का अगर ऑक्सीडेशन हो तो वो बना, उसको बोलते हैं कोरोजन। अगर आयरन का हो तो उसको बोलते हैं रस्टिंग। पर अगर कुछ खाने का सामान का हो, मतलब कोई भी फूड का हो, मतलब ऐसा फूड जिसमें ऑयल और फैट्स हो, कोई भी फूड आइटम्स इसमें क्या हो? ऑयल हो या फिर फैट्स हो, वो हम लोग अगर ये फूड आइटम अगर ऑक्सीजन और H2O मतलब मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाए तो वो फूड ख़राब हो जाता है। ख़राब हो जाता है मतलब वो स्टेल करने लगता है, स्मेल करने लगता है, वो स्टेल फूड बन जाता है। स्टेल फूड का मतलब ख़राब फूड और कुछ नहीं, स्टेल फूड, और उससे फोल स्मेल आने लगता है, मतलब वो फोल स्मेल का बन जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस फूड का क्या हो जा रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। मतलब जब कोई भी मेटल ऑक्सीडाइज हो जाए तो उसको बोलते हैं कोरोजन हो चुका है, उस मेटल का कोरोड हो चुका है। अगर कोई आयरन आर्टिकल ऑक्सीडाइज हो जाए तो उसको बोलते हैं रस्टिंग हो गया है। अगर कुछ फूड आइटम ऑक्सीडाइज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। मतलब कोरोजन, रस्टिंग और रैंसिडिटी तीनों ऑक्सीडेशन का ही अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब अलग अलग सब्सटेंस जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसको अलग अलग नाम से बोल रहे हैं। जब फूड आइटम्स ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। और जब फूड आइटम्स ऑक्सीडाइज हो रहा है वो एक्चुअली क्या बन जा रहा है? स्टेल फूड बन जा रहा है, ख़राब बन जा रहा है, फिर उसको हम लोग खा नहीं पाएंगे, ठीक है। अब इस रैंसिडिटी को हम लोग स्लो कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में रख के। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो टेम्परेचर डाउन जाता है, और टेम्परेचर डाउन जाने से कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाता है। तो अगर ये फूड आइटम ऑक्सीजन और H2O के साथ रिएक्ट करेगा फास्ट, उसी रिएक्शन को वो रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर घटा के स्लो कर देता है। इसलिए खाना जो 2 घंटा में ख़राब होने वाला था वो 1 दिन या 2 दिन बाद ख़राब होता है। तो बस हम लोग उसको स्लो कर सकते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन दे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग प्रिवेंशन में आते हैं इसका। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। तो ये है डेफिनेशन इसका: व्हेन फूड आइटम्स कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स आर एक्सपोज टू एयर और ऑक्सीजन, ऑफ नहीं, एयर और ऑक्सीजन, they get oxidized due to which the food becomes stale and its smell and color changes। मतलब वही जो मैंने अभी तक बका कि कोई भी फूड जिसके पास जो कंटेन करता है ऑयल या तो फैट, वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, एक्सपोज किया जाए ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या होता है? वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और ऑक्सीडाइज्ड होता है तो उसी को क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। तो ऑक्सीडाइज होने के बाद वो जो फूड है वो क्या हो जाता है? स्टील हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसका स्मेल चेंज हो जाता है, ऑब्वियसली चेंज होकर ख़राब हो जाता है, और कलर भी अलग हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल रैंसिडिटी। अब आते हैं इसका प्रिवेंशन में। उसके पहले आप लोग इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट मत लीजिए। तो देख लेते हैं इसका प्रिवेंशन क्या है। तो प्रिवेंशन में हम लोग एक तो रेफ्रिजरेशन देख चुके हैं, दूसरा प्रिवेंशन मतलब कुछ प्रिवेंशन में हम लोग देख लेते हैं। एक तो है हम लोग का रेफ्रिजरेशन, पहला है क्या? रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं हम लोग फूड को, आइटम को। रेफ्रिजरेशन से क्या होता है? स्लो हो जाता है, मतलब जो स्टेल होना होता है वो क्या हो जाता है? प्रोसेस स्लो।
जो आधा घंटा में होगा वो 2 दिन में होगा। बस ये कंसेप्ट है इसका रेफ्रिजरेशन का। इसका रीज़न क्या है कि टेम्परेचर घट जाता है, टेम्परेचर घटने की वजह से रिएक्शन का रेट घट जाता है, स्लो हो जाता है, इसलिए प्रोसेस स्लोअर हो जाता है। पर ये क्लास 10 में आप लोगों को नहीं पूछेगा कि रेफ्रिजरेशन क्यों यूज़ किया जाता है, बस लिखना है रेफ्रिजरेशन, दैट्स इट। दूसरा हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करने से क्या होता है कि ऑक्सीडेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट जल्दी नहीं करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का फ़ायदा ये है, एंटीऑक्सीडेंट्स का फ़ायदा ये है, ये ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो जल्दी मतलब ख़राब नहीं होता है फूड। दूसरा चीज़ हम लोग कर सकते, मतलब तीसरा चीज़ हम लोग कर सकते हैं, पूरे के पूरे फूड आइटम्स को हम लोग फ्लश कर सकते हैं नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। पूरा का पूरा फूड आइटम्स को हम लोग फ्लश कर सकते हैं, किससे, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन के साथ। क्योंकि नाइट्रोजन एक स्टेबल गैस होता है, तो उसको अगर फ्लश कर देंगे नाइट्रोजन के साथ तो वो बाहरी एटमॉस्फेयर से मतलब रिएक्ट नहीं करेगा और स्टेल ख़राब नहीं होगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिवेंशन, बस इतना ही है। तो अगर आप लोग कुछ डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर भेजिए, मैं आपका हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अलग से क्वेश्चंस अगर आप लोग भेज सकते हैं, फ़ोटो खींच के आप लोग भेजिए इस नंबर पे, जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। या फिर अगर छोटा डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं तुरंत हाथों हाथ आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा विद इन 24 आवर्स। थैंक यू, बाय।